ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा लेक्चर में आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। जो क्वेश्चन करूँ उसका आंसर मुझे देना है, क्योंकि ये पिछले लेक्चर से लिंक करता है माइट्रल स्टेनोसिस से। लेट्स सपोज दिस इज आर आर एल ए एंड एल वी। इस साइड पे होगा ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे हो गया माइट्रल वेल्व। जो माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस थी उसके कॉजेज क्या क्या थे? जल्दी बताएं, उसके कॉजेज क्या थे? रूमेटिक, हार्ट डिजीज या इस वेल्व की कोई भी कैल्सिफिकेशन। तो जब इस वेल्व की कैल्सिफिकेशन होगी, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होती, तो जो ब्लड होता है एलवी में, मतलब जो पुश किया होता है एलए ने, वो वहां से वापस बैक फ्लो होके एलवी एलए एलए की तरफ आ रहा होता है। तो उसको कहते हैं रीगर्जिटेशन, माइट्रल वेल्व रीगर्जिटेशन। अब इसके जो कॉजेज हैं उनमें क्या क्या है इसकी एटियोलॉजी में? उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स। ठीक है। माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स क्या होता है कि नॉर्मली आपके ये जो कस होते हैं माइट्रल वेल्व के, वो इस तरह ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनका प्रोलैप्स हो जाता है ये यूं लटक जाते हैं इस तरह। उसमें हम एको के इमेजेस अभी देखेंगे, उसमें आपको ये क्लियर होगा। तो ये इस तरह लटक जाते हैं और ये बीच में ऐसे वाइड ओपनिंग रह जाती है, तो वो फ्लो जो है वो एलवी से एलए की तरफ रिटर्न होना शुरू हो जाता है। तो इसको कह देते हैं माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स। ये कॉजेज हैं जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन की। इसमें माइट्रल स्टेनोसिस भी आप लिख सकते हैं, इसमें आप माइट्रल के जो है क्या कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज भी लिख सकते हैं, फिर कैल्सिफिकेशन भी लिख सकते हैं इटसेल्फ। अगर वेल्व की कैल्सिफिकेशन है तो उसकी वजह से भी ये होगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? अ, एक तो हमने पढ़ लिया रूमेटिक हार्ट डिजीज, एक हो गया माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, और एक हो गया एलवी डायलेटेशन। अच्छा, एलवी की डायलेटेशन जो होती है, या ये जो सॉरी, हाँ, एलवी की डायलेटेशन किसी भी डिजीज में अगर एलवी जो है वो डायलेट कर जाता है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। एलवी डायलेट हुआ, इसके ऊपर माइट्रल वेल्व पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये जो इसका एनुलस होता है, एनुलस जिस एरिया से ज्वाइन किया होता है, माइट्रल वेल्व जिस एरिया से वेल्व के साथ ज्वाइन किया होता है एलवी की, उसको कह देते हैं माइट्रल का एनुलस। उस एनुलस के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है जब एलवी डायलेट करता है। अब एलवी किन किन डिजीज में डायलेट करता है? वो एओर्टिक वेल्व डिजीज हो सकती है, जो आगे एलवी जहां से पुश कर रहा होता है ब्लड को। ठीक है, तो वो एओर्टिक वेल्व डिजीज हो सकती है, वो रिमेटिक फीवर हो सकता है, वो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, यानी कि मसल्स की स्वेलिंग, मायोकार्डाइटिस कार्डिक मसल्स की स्वेलिंग जो होती है, और डीसीएमपी यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसकी वजह से जो एमआर होता है या माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, उसको कह देते हैं हम फंक्शनल एमआर, यानी कि वो किसी और डिजीज के होने की वजह से एमआर डेवलप हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं फंक्शनल एमआर। पैथोफिजियोलॉजी में अब इसके क्या होगा कि जब एलए जो है क्या कहते हैं रिगर्जिटेशन जो है, उसकी वजह से जब फ्लो जो है रिवर्स होना शुरू हुआ, तो एलए एनलार्ज हो गया, क्योंकि एलवी से दोबारा जो फ्लो है वो एलए की तरफ आ रहा है, तो एलए बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका फंक्शन बढ़ जाएगा पहले से। ठीक है, तो इसकी वजह से एलए एनलार्ज होगा सॉरी, और उसकी वजह से एलए का प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, और उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम जो है उसको अपने अंदर वो ज्यादा देर तक रख नहीं पाता, तो वहां पे थ्रोम्बस के चांसेस भी होते हैं कि वो ब्लड की पूलिंग होती है, तो उस जगह पे ब्लड कोएगुलेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एलए का प्रेशर बढ़ता जाएगा, पल्मनरी वीनस प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। अगर राइट हार्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या ज्यादा होता है?
अगर एलवी से जाना होता है तो उसमें ज्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, लेकिन इस केस में पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाए। एलए में आके ओपन होती है ना, एलए से फिर एलवी में जाती है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन पे ज्यादा होना शुरू हो जाता है प्रेशर, और उसकी वजह से क्या डेवलप होना शुरू हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा, यानी कि लंग्स भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर जब एलए किसी भी डिजीज में अगर एलए इन्वॉल्व हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी वजह से एएफ भी होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये पैथोफिजियोलॉजी जब अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको पता होगा आपने ट्रीटमेंट किस लिहाज से करना, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये माइटल वेव रिगर्जिटेशन की वजह से एलए के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ। एलए का प्रेशर बढ़ा तो उसकी वजह से जो पल्मोनरी वीनस रिटर्न है, यहाँ से जो वेन्स निकल रही होती हैं, उन पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जी उसी को कर रही हूँ रिव्यू में, कि जैसे ही एलवी के ऊपर एलए का प्रेशर बढ़ा, यहाँ से माइट्रल वेल्व से जो है एलवी से बैक फ्लो हुआ माइट्रल वेल्व के जरिए, तो एलए का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। जब एलए का प्रेशर बढ़ा तो वो डायलेट कर गया, उस डायलेटेशन की वजह से फिर बैक पे जो पल्मोनरी वेन्स इस पे एंटर हो रही होती हैं, यहाँ इसमें जो लंग से ब्लड को वापस लेके आ रही होती है पल्मोनरी वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उन पे फिर प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से पल्मोनरी वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, और उसकी वजह से फिर पल्मोनरी एडिमा डेवलप होता है, क्योंकि लंग्स के ऊपर भी फिर प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर जब एलए जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से किसी भी डिजीज में जिसमें लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है पैथोफिजियोलॉजी? अपने माइक ऑन कर लिया करें, मैसेजेस कभी नहीं भी पढ़े जाते, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में पल्पिटेशंस, यानी कि जो पेशेंट को अपनी हार्ट बीट जो फील होती है वो होना स्टार्ट होगा, पल्पिटेशंस होंगी। पल्पिटेशंस के अलावा जो है फिर एक्सर्शनल डिस्निया, वही जो हमने एमएस के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो पल्पिटेशन किस वजह से होंगी? ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, क्योंकि एलए ने जितना एलवी में जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम जो क्या कहते हैं एलवी एओर्टा में भेज रहा होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है वो डांसिंग मूवमेंट होती है एलए की, ठीक है। फिर एक्सर्शनल डिस्निया होता है। एक्सर्शनल डिस्निया किस वजह से होता है? पल्मोनरी वीनस रिटर्न जो हमने ज्यादा होने की बात की थी, तो उसकी वजह से फिर पेशेंट जो है एडिमा में चला जाता है, एडिमा की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से एक्सर्शनल डिस्निया होता है। फिर फटीग और लथार्जी होती है, क्योंकि ब्लड की सही तरह से सर्कुलेशन नहीं होती है, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट कम होता है उसकी वजह से। फिर वही जो हमने माइट्रल स्टेनोसिस केस में पढ़ा था, हिमोप्टिसिस। क्या होता है हिमोप्टिसिस? हिमोप्टिसिस क्या होता है? ब्लड इन स्पुटम। यस। तो इस केस में कौन सा वाला मरमर मिलेगा? पैन सिस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। अब मुझे बताएं, हम लोगों ने पैन सिस्टोलिक मरमर और किस केस में पढ़ा था? एएसडी और वीएसडी? वीएसटी। वीएसडी। उसमें लेकिन सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में मिल रहा था, इसमें एरिया डिफरेंट है, इसमें एपेक्स में मिल रहा है। तो वो जो मैंने आपको पेज की पिक्चर भेजी थी उसको अच्छे से याद कर लेना आपने, ओके। तो हिमोप्टिसिस, पल्पिटेशंस, एक्सर्शनल डिस्निया, फटीग। अच्छा जी, अब इसके लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, फिर अगर हम इसका फिजिकली पेशेंट को देखें, उसका एग्जामिनेशन करें, तो उसमें पल्स जो है वो हम लोगों को किस तरह की मिलती है? वो ब्रिस्क होती है, कैरोटिड पल्स बेसिकली आपकी ब्रिस्क होती है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम होता है उस वजह से, ठीक है। और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से वो इरेगुलर होती है। जेवीपी नॉर्मल होता है, जुगुलर वीनस प्रेशर जो है वो उसका नॉर्मल होता है। अब हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवाएंगे? सबसे पहले ईसीजी। ईसीजी पे आपको क्या मिलेगा? क्योंकि
लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज है तो इट्स मीन एनलार्जमेंट किस वजह से होती है, हम एनलार्जमेंट को दूसरा नेम क्या देते हैं? हाइपरट्रॉफी। यस। तो जैसे ही पेशेंट का एल एनलार्ज होगा तो इट्स मीन मसल को वर्क ज्यादा करना पड़ा है। हमारी बॉडी में भी यही हिसाब है, जो हमारे क्या कहते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स, अगर हम इनसे वो जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी इसी वजह से फिर हाइपरट्रॉफी उनकी होती है ना, मसल वर्क ज्यादा कर होते हैं। तो फिर इस ईसीजी पे आपको हाइपरट्रॉफी मिलेगी, यानी कि पी वेव जो है वो बाइफिड मिलेगी, उनकी बाइफेजिक बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसे इनके फेजेस यहाँ पे इस तरह कुछ शेप आएगी। नॉर्मल ईसीजी ही होती है ना, पी, सॉरी, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एस और टी। ठीक है, ये एस और ये टी, ये पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, तो ये पी जो है इसके अंदर ऐसे बाई फेज बनना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है ईसीजी। एको के ऊपर तो आपको ये पूरे का पूरा केस जो हम जिस तरह पढ़े हैं ये आपको उस पर नजर आएगा, उस पर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन भी नजर आएगी जो आप लाइव देखेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको जो है एलए की एनलार्जमेंट भी, हाइपरट्रॉफी भी नजर आएगी। फिर उस पे आपको जो है एमआर की सोवियरिटी भी नजर आएगी, यानी कि एमआर माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। उसकी हम लोग जो है, कल मैंने आपको याद होगा एंड पे मैंने आपको एक माइट्रल वेल्व के उसकी रिगर्जिटेशन की एक पिक्चर दिखाई थी, याद है? उसमें वो जो फ्लो आ रहा था, जो मिक्स वाला ब्लड फ्लो था, वो एंड तक जा रहा था। ये जितना फ्लो यहाँ से वो एरिया में, लेट्स सपोज ये जितना फ्लो यहाँ से इस एरिया को, एलए के एरिया को कवर करेगा ना, अगर यहाँ तक बिल्कुल एपेक्स तक आ रहा है इसकी तो ये सुवियर है। अगर मिड तक आ रहा है तो उसको हम मॉडरेट कह देंगे। अगर सिर्फ यहाँ तक वेल्व के एरिया के करीब करीब है तो उसको हम क्या कह देंगे? माइल्ड। ठीक है, तो अगर वेल्व के बिल्कुल करीब है तो माइल्ड, मिड में है तो मॉडरेट, अगर एंड तक आ रहा है तो स्वेयर। क्योंकि हम जो एमआर होता है इसका ना हम ग्रेडियंट नहीं लेते होते, एको में हम इसका ग्रेडियंट नहीं लेते। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं मतलब एकोकार्डियोग्राफी में इस तरह इसको कंफर्म कर सकते हैं। फिर एक्सरे चेस्ट पे ऑब्वियसली आपको जो है क्या कहते हैं कार्डियोमैगेली मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट होगी। तो इस पे क्या मिलेगी? कार्डियोमैगेली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। मैनेजमेंट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपने वेजोडाइलेटर्स देने हैं। ठीक है, वेजोडाइलेटर्स बेसिकली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले जो वेजोडाइलेटर है उस वो एसी इनहिबिटर्स हाइड्रेलाजीन होते हैं। और वो जो है क्या कहते हैं, इसकी वजह से जो पेशेंट को हो रही होती है ना एलवी डिसफंक्शन, मतलब एलवी की आउटपुट कम हो रही होती है, तो एलवी डिसफंक्शन के लिए हम वेजोडाइलेटर्स देते हैं। फिर डाइगॉक्सिन देनी है जो पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये एएफ का ट्रीटमेंट है, डाइगॉक्सिन। फिर डायूरेटिक्स देनी है जिसकी वजह से आपका जो कंजेशन, लंग कंजेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि पल्मोनरी वीनस रिटर्न ज्यादा होने की वजह से पेशेंट का क्या डेवलप हो रहा था? एक्सर्शनल डिस्निया जो डेवलप हो रहा था पेशेंट को। तो वो लंग कंजेशन होता है, उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे। ठीक है, फिर पेशेंट को जो है हम लोगों ने एंटीकोगुलेंट्स देने। एंटीकोगुलेंट्स इसलिए क्योंकि जितना एलए के अंदर ब्लड की पूलिंग रहती है तो उसके मैंने क्या बताया था, पूलिंग की वजह से क्या बनने के चांसेस होते हैं? क्या बनने के चांसेस होते हैं? जितनी देर ब्लड कहीं कहीं पे पड़ा रहेगा उससे क्या बनेगा? थ्रोम्बस। यस, तो उसके लिए फिर हम एंटी देते हैं। ठीक है, तो एंटीकोगुलेशन ट्रीटमेंट एक इसलिए देते हैं, फिर इसके लिए कि जिनमें जो है माइटोस्टिनोसिस होती है साथ साथ, यानी कि एमआर के साथ साथ कंकमिनेंट माइटोस्टिनोसिस का मतलब होता है कि एमआर के साथ साथ माइट्रल रिगर्जिटेशन के साथ साथ माइट्रल स्टिनोसिस भी है, तो उसको हम साथ एंटीकोगुलेशन देते हैं। फिर साथ हमने उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना है, ताकि उसमें अगर एक वाल्व इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस ना हो जाए, यानी कि बाकी वाल्व भी जो है वो इन्वॉल्व ना हो जाए इसके वजह से। फिर इसके अलावा इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह हमने कल वाले केस में पढ़ा था कि हमने सर्जिकली उस वैल्व को पूरे को रिप्लेस कर दिया था। सर्जरी भी इसकी जो है अगर एक्यूट एमआर है और सुअर है तो हम उसकी अर्जेंट सर्जरी करेंगे। ठीक है, और फिर हमें पेशेंट के एलवी फंक्शन की बेस पे,
हमें सर्जरी के लिए पेशेंट को क्लासिफाई करना होता है, ठीक है। एलवी फंक्शन मतलब उसको हम कह देते हैं ईएफ, इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है? जो एक साइकिल में जो एलवी से ब्लड एओर्टा में जा रहा होता है उसको हम कह देते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। वो हार्ट का फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो अगर एलवी डिसफंक्शन हो, माइल्ड या मॉडरेट, अगर ईएफ आपकी जो है क्या कहते हैं, पेशेंट अगर तो ईएफ नॉर्मल रहती है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक कब होना स्टार्ट होता है? जब उसकी जो है एलवी डिसफंक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी जो है 40 से 45 तक ईएफ होती है, लेस देन, तो तब भी पेशेंट की हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मॉडरेट में चला जाता है, ठीक है, फिर सीवियर में चला जाता है। अगर उसको यानी कि हमने ये याद रखें कि हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो एलवी फंक्शन की बेस पे करना है। मॉडरेट और सीवियर होगा तो हम उसकी सर्जरी परफॉर्म करवाएंगे। और सर्जरी में क्या होता है? वही माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट जो होती है, एमवीआर। वो कौन कौन सा मैंने बताया था? तो इसमें एक जो है वो टिश्यू वेल्व होता है और एक मैकेनिकल होता है। वो पूरे का पूरा जो आपका एलवी में आपने ये हार्ट की सिर्फ लेफ्ट साइड एज्यूम करें कि ये वाला जो माइट्रल वेल्व का एरिया, हम इस पूरे को मैकेनिकली इसी तरह बटरफ्लाई वेल्व लगा देते हैं। ऐसे बटरफ्लाई बनी होती है उसकी, और वो लगा देते हैं कस, दो वो बटरफ्लाई की तरह बने होते हैं हमें नजर, तो इसको हम कह देते हैं मैकेनिकल वेल्व, ठीक है। तो एक टिश्यू का बना होता है, टिश्यू यानी कि इसी की एंडोकार्डियम, यानी कि ये यहाँ से मसल लेके उसका उसी मसल को यहाँ पे अटैच कर देते हैं और उस वेल्व को रिपेयर कर देते हैं। तो माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट या माइट्रल वेल्व रिपेयर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स जो है वो आपके टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बुक से खुद एक बार आपका दिल करे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हम लोगों ने पढ़ना है आज ट्राइकस्पिड का, इसके साथ एओर्टिक का, एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस भी बेसिकली वैसे ही होता है जिस तरह हम लोगों का माइट्रल वेल्व का स्टेनोसिस होता है, यानी कि इसमें भी रूमेटिक हार्ट डिजीज और ये सारी चीजें वही आएंगी, सिर्फ ये है कि वेल्व हमारा चेंज हो गया और इसकी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी चेंज हो गई। आज हमने पढ़ना है इसके अलावा एओर्टिक स्टेनोसिस। अगर ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया तो ओके, नहीं तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस की इटियोलॉजी की अगर बात करें तो वही जो हमने इन जर्नल सबका पढ़ा था। इटियोलॉजी में हम कहते हैं जी रोमेटिक हार्ट डिजीज। आप लोगों ने रोमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ा? मुझे बताएं क्या समझ आया उसमें। रोमेटिक हार्ट डिजीज, फिर इसके अलावा कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी। क्या होती है कंजेनिटल एक एब्नॉर्मेलिटी? मैंने बताई थी आपको इसकी। उसमें क्या क्या था? एओर्टिक वेल्व की कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी हमने क्या पढ़ी थी? एओर्टिक वेल्व की कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी एक मैंने आपको बताई थी कि एओर्टिक वेल्व नॉर्मली कितने कस्ट होते हैं इसके? 3। तो जब इसकी कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी होती है तो बेटा ये बाइकस्पिड हो जाता है, या कभी कभी टेट्रा वो जो होते हैं ना 4 कस्प भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंजेनिटल होती है। फिर सीनाइल एएस, यानी कि एज रिलेटेड सीनाइल एएस, यानी कि एज रिलेटेड चेंजेस, मैंने आपको बताया था कि 60 प्लस में जाए तो वैसे ही वाल्व कैल्सिफाई होना शुरू हो जाता है। एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन, ठीक है। फिर एसएलईवी इसमें आ जाता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ठीक है। फिर इसके अलावा सब वेल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस भी होता है, ये डिफरेंट बाकी कॉज है। आपने सिर्फ इसमें जनरल देखना है कि इसमें रोमेटिक हार्ट डिजीज, कंजेनिटल में बाइकस्पिड हो सकता है, एज रिलेटेड या
सीनाइल एएस भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें डायबिटिक्स में भी होता है, ये स्मोकर्स में भी हो सकती है सीनाइल एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है जी। फिर अगर पेशेंट को, हॉकम का पेशेंट है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी यानी कि एलवी में अगर उसके जो है वो एलवी हाइपरट्रॉफिड हो गया हुआ है, तो उसकी वजह से वो पूरे का पूरा एलवी कैविटी जो होती है ना उसमें बंद कर जाती है, यानी कि ये एलवी यहाँ तक आ जाता है बिल्कुल इस तरह, इतनी, और ये कैविटी बिल्कुल स्मॉल रहती है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं हॉकम। वैसे माइट्रल वेल्व का प्रोलैप्स भी होता है, वो एओर्टा को जो है वो आगे क्या कहते हैं डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी इसमें आ जाती है। ये थे इटियोलॉजी। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? आई थिंक टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है, आज का टॉपिक आप अभी पढ़ेंगे, इसकी बस पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि जो आपका, लेट्स सपोज कि आपके एओर्टिक स्टेनोसिस जब हो जाती है, एओर्टिक स्टेनोसिस आपको पता है एलवी से, लेट्स सपोज, वैसे ना अगर एको की इमेज की बात करें तो हमें यहाँ पे एओर्टिक वैल्व नजर आता है, तो यहाँ से फ्लो इधर को गया, इधर से इस डायरेक्शन में आना होता है, ओपनिंग इस तरह से नजर आ रही होती है, तो जब यहाँ पे माइट्रल वेल्व है तो ये जब ओपन होता है ना, तो ये इस तरह से ओपन हो रहा होता है, ऐसे ओपन होता है, तो ये बिल्कुल इसके आगे आने के चांसेस होते हैं, तो एलवी का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन या एलवी ओटी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक, जहां से एलवी से ब्लड एओर्टा में जाना होता है, उसकी वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एओर्टिक वाल्व की स्टेनोसिस होती है, तो एओर्टिक वाल्व अपनी ही इसकी कैल्सिफिकेशन की वजह से भी एलवी का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर जो है इसकी वजह से आपकी बॉडी तक ब्लड नहीं जा पाता, एलवी डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट के जो प्रेशर्स हैं वो लोअर साइड पे रहना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर दोबारा वो फ्लो एलए की तरफ जाना, तो वही पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर रेज होना, वो सारी की सारी पैथोफिजियोलॉजी वही चलेगी जो हमने पढ़ी थी एमआर के केस में, ठीक है। फिर इसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से इस्कीमिया भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। और वो इस्कीमिया किस वजह से होता है? एओर्टा का, जब एओर्टिक में देखें, जब कार्डियक आउटपुट होती है यानी कि साइकिल चलता है, एलवी से ब्लड जो है वो एओर्टा में जाता है, फिर उसके साथ साथ उस एओर्टा से ब्लड की अपनी भी तो ब्लड सप्लाई रिस्टोर होनी होती है, तो क्या होता है कि जब वो कम है, कार्डियक आउटपुट ही कम है, तो हार्ट के अपने पास ब्लड नहीं जाता, ऑब्स्ट्रक्शन माइट्रल वेल्व की ओपनिंग की वजह से होगी बिल्कुल, क्योंकि वो एरिया आप जब देखे ना, नॉर्मल, ये मैं अगर इसको यहाँ पे लेके आऊं, तो ये वाला एरिया अगर वेल्व का इतना है नॉर्मल, लेकिन ये यहाँ पे इसकी स्क्लेरोजिंग हो गई है, इसकी कैल्सिफिकेशन हो गई है, तो ये इतना बढ़ गया। अब यहाँ से माइट्रल वेल्व है, उसने ओपनिंग ऐसे देनी है, तो नॉर्मली तो ये देखें, अगर ओपनिंग करके इसका यहाँ पे ये लीफलेट आ रहा है, तो ये इतनी जिस एरिया में ये वाली कैल्सिफिकेशन है नॉर्मल, तो यहाँ पे जगह बचती है ना, और यहाँ पे फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो इजीली हो जाता है, यहाँ से एओर्टा में चला जाता है, लेकिन वहां पे फिर ये जगह नहीं बचती, और वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है इस एरिया, तो ये कैल्सिफिकेशन की वजह से, तो फिर उसकी वजह से एलवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि ब्लड जो है वो प्रॉपरली एओर्टा में नहीं जा पाता और बॉडी तक नहीं जा पाता, तो एलवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन फिर इस्कीमिक एओर्टिक स्टेनोसिस होती है। और वो मैंने बताया कि जब यहाँ से ब्लड जब वो फिर हार्ट की तरफ भी जाना होता है, लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि हार्ट का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसकी वजह से जो है वो कोरोनरी आर्टरी तक नहीं जा पाता, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो जाती है, पेशेंट को एंजाइना होता है, और इसके अलावा बाकी सारे सिम्टम्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके जनरल सिम्टम्स की अगर बात करें, साइंस में जो है वो सिनकपी, देखें, जब ये इसके साथ मिलता है यहाँ पे, इस केस में पेशेंट को सिनकपी के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जगह ही नहीं बचती यहाँ पे एओर्टा में ब्लड जाने के लिए, और एक सेकंड के लिए भी जब फ्लो डिसरप्ट होता है ना बॉडी में, पेशेंट
सिनकपी में यानी कि बेहोशी की हालत में चला जाता, गिर जाता, तो वो सिनकपी अटैक तभी होगा जब पेशेंट, और ये होकम के केस में होता है, अगर उसके साथ जो है वो ये एंटीरियर माइट्रल लीफलेट होता है ना, इसके पास जो इस साइड पे होता है, तो वो जो है वो पोस्टीरियर माइट्रल पीएमएल, प्रोलैप्स ऑफ पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट, इस तरह कहते हैं। तो ये इसकी वजह से ये डेवलप होती है सिनकपी, क्योंकि बॉडी तक ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता, तो उतनी देर में पेशेंट बेहोश हो जाता है। फिर एंजाइना डेवलप होगी, क्योंकि करोनरी आर्टरी डिजीज अगर डेवलप होती है इस्कीमिक केस की वजह से। एक्सर्शनल डिस्निया और हार्ट फेलियर, जीआई ब्लीड के चांसेस भी होते हैं इसमें। क्योंकि उसकी वजह से वेसल में इंफॉर्मेशन, ये मतलब ये रेयर होती है अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी पे चली जाए डिजीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर हमने आगे इसका एग्जामिनेशन, वैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह पढ़ना है, ट्रीटमेंट पढ़ना है, तो वो हम कल करेंगे इसको। बाकी अभी आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप पिछला टॉपिक रिवाइज करें, माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस और माइट्रल वेल्व जो रिगर्जिटेशन है उसको पढ़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको थोड़ा टाइम ज्यादा दे रही हूँ। ठीक है।